सर ये लो सर, 1 मिनट देखो, ये रिंग्स दोनों ठीक है, डेस्कटॉप पर ये क्वेश्चन आ जाओ बेटा। अच्छा, एमटीपी करने के लिए बेटा बच्चे ऑनलाइन आए हुए हैं। क्या ऐसा नया कर लोगे एमटीपी करके? बेटा एमटीपी कब किया जाता है? व्हेन एवरीथिंग इज गुड। यस सर, आई एम रेडी फॉर एग्जाम। कल अगर एग्जाम हो जाए मैं आंसर दूंगा, तब एमटीपी किया जाता है। डन करे क्या? लेकिन बेटा यस, हम लोगों ने लास्ट आज इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट किया था, और एमटीपी का इतना प्रेशर है बेटा कि हमने उसके लिए थैंक यू भी नहीं मनाए, एक दूसरे को धन्यवाद भी नहीं किया। अबे थैंक यू भी करेंगे नहीं भाई, एमसीक्यू करेंगे। आ जा बेटा, इस बात को याद रखिएगा। मैं हमेशा आपसे कह रहा था कि जो ये कंप्लीट 20 दिन का ऑफ था, आप -20 डेज कर देना बेटा मेरे कंप्लीशन को लेकर। ये जो मैं कंप्लीशन आपका कर रहा हूं, टुडे इज 31st, इट शुड बी कंप्लीटेड एज ऑन क्या बोले बेटा 11 को मैं आपका कंप्लीट कर दिया होता। 20 डेज स्लाइटली ऑफ लगातार। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, इधर आइए। अब मैं आप लोगों के साथ एमटीपी चालू कर रहा हूं बेटा, एमटीपी चालू कर रहा हूं, और एमटीपी चालू करना जरूरी भी है। सर क्यों आप कह रहे हो जरूरी है? इसके पीछे बेटा बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, आप याद करना कि मैंने आपको क्या बोला है। आपके एमटीपी से कम 8-9 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए मिलेंगे। इवन बेटा पैटर्न अगर देखा जाए ना कि इस पैटर्न का क्वेश्चन एमटीपी में था तो ज्यादा, मैं फिगर वाइज एग्जैक्ट बोल सकता हूं बेटा कि 7-8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम देखने को मिल सकते हैं। मैं बस सेफ होने के लिए मिल सकते हैं वर्ड यूज कर रहा हूं। डन करे क्या? अगर नहीं आया बेटा तुम मुझे पकड़ लोगे। अब देख बेटा, यहां पर मैं आपको कायदे से कुछ बात बोलना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये बोलना चाहता हूं कि आपका जो एमटीपी है ये प्योर आप समझो कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। डेट्स इट, आप इतना ही समझो बेटा कि आप क्या देने जा रहे हो। बोलो बेटा, एग्जाम देने जा रहे हो, और आप एग्जाम देने जा रहे हो साहब, और एग्जाम वाला माहौल है इस एमटीपी में। अब मैं इस एमटीपी को चालू करने से पहले 2-3 बातें आपको बोलना चाहता हूं, एंड देन हम लोग एमटीपी को चालू कर देंगे। देख बेटा, मेरा रोल खत्म है, ये रोल आपका रोल है। मेरा रोल तो सजेशनरी रोल है। कहीं पर अगर आपको लगेगा कि आप फंस रहे हो, डिले कर रहे हो, मैं वहां पे आंसर बता दूंगा। समझो मेरी बात, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा आपके सीए फाउंडेशन में जिसका एमटीपी नहीं किया जाता है। एमटीपी, यस एग्जैक्टली, एमटीपी इसका बेटा याद रखना, दो ही चीज होगा, या तो आपको क्वेश्चन आएगा और नहीं तो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसे याद कर लोगे, और अगर आएगा तो उसको सॉल्व कर दोगे। एमटीपी अकाउंट्स का किया जाता है, मैथ्स का किया जाता है, लॉ का किया जाता है, जहां पर आपको केस स्टडी निकालना सीखना है। यहां पे निकालना थोड़ी सीखना है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? जैसे बेटा आपसे मान लो मैंने पूछ दिया कि कंज्यूमर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा स्टीपर कर्व कौन सा है। अब ये क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू में, दिखाऊंगा मैं आपको। तो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में ज्यादा स्टीपर कौन सा है? अब बेटा देखो, तुम या तो इसको जानते हो कि कौन सा है तो आप इसको टिक कर दो, अगर नहीं जानते तो याद कर लो। अच्छा ये है, हालांकि इसका आंसर बताऊं तो इंडिफरेंस कर्व स्टीपर होता है, नालायक को बजट लाइन तो सीधी आती है, बताऊंगा मैं आपको। तो बेटा इसीलिए मैं बताऊंगा, रीजन बताऊंगा आपको। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स का एमटीपी आपको बेटा दो ही काम करना है, या तो याद करिए नहीं तो सॉल्व करिए, खत्म। पहली बात तो ये था बेटा। दूसरी बात ये कि अपने को 2 घंटे का एमटीपी 1 घंटे में करना है बेटा। 2 बज गए, 3 बजे मुझे कंप्लीट करना है। तो 1 घंटा 4 मिनट अपने पास है। अपने को बेटा बुलेट ट्रेन की स्पीड रखनी है।
क्या रखने बोलो बेटा? बुलेट ट्रेन। अब देखो बालक, इसमें 12-13 क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जिसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 38, उधर आओगे तो लास्ट में 90 के बाद कुछ जगह आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, नहीं तो बेटा दिमाग नहीं लगाना। आसानी से सॉल्व होगा। आप लोग बेटा मुझे साथ दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूंगा, आप भी इसको सॉल्व करिएगा। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कैलसी आपके हाथ में होने चाहिए, सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाओ बेटा, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, अनटिल अनलेस नीचे देखने की जरूरत ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑपरेशनल टारगेट इन बजट? नीचे में से कौन सा ऑपरेशनल टारगेट होता है बजट, मतलब बजट के ऑपरेशनल एरिया को कौन सा ज्यादा टच करता है? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा? बोलो बेटा। अरे बोलो, फिस्कल मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। फिस्कल मतलब क्या? बोरोइंग्स वगैरह हो गए, कैपिटल्स वगैरह हो गई, यहां है ना, ये बजट के की ऑपरेशनल टारगेट करता है, फिस्कल। दूसरा, एक्सटर्नल डेट हैज बीन शोन एट द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ। बोला गया कि जब भी आप कोई एक्सटर्नल डेट वगैरह लेते हो तो उसके ऊपर एक्सचेंज रेट जो अप्लाई होता है बेटा, वो कौन सा वाला होता है? कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट, एक्सपेंडिंग द डेट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। बेटा क्या कहते हो? एक्सटर्नल डेट हैज बीन शोन एट द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट द टाइम। तो याद रखना बेटा, कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट, जब भी आप किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उस डेट के टाइम, मतलब उस टाइम पे जो आपका एक्सचेंज रेट होता है, वो एक्सचेंज रेट को आप बेस लेते हो, ना कि बेटा परफॉर्मेंस का टाइम, ना तो आप किसी और दिन का। बोलो है ना, मैंने आपसे आज कॉन्ट्रैक्ट किया तो आज का प्राइस में लूंगा ना। बोलो बेटा। मेरा एक सवाल है, टेक एग्जांपल ऑफ अबव 2 क्वेश्चन। आपने इसमें सीखा नहीं, आपने इसमें याद किया कि अगर क्वेश्चन आया कि ऑपरेशनल टारगेट इन द बजट, मैं टिक कर दूंगा फिस्कल। अगर क्वेश्चन आया कि बताइए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कौन सा वाला एक्सचेंज रेट लेंगे, तो जी हम कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वाला लेंगे। क्या आपने सीखा? ये नहीं, आपने याद किया। अगर ये लॉ होता तो मैं इसमें लॉजिक आपको देता, बेटा ये सेक्शन देखो, ये रूल ये कहता था, ये जजमेंट ये कहता था। अगर ये अकाउंट्स होता तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता। श्योर क्या? तो बेटा यही है आपका इकोनॉमिक्स का एमटीपी। इकोनॉमिक्स का एमटीपी नॉट सो मच, मैं बोलूंगा नेसेसरी, जैसा आपका बाकी वाला एमटीपी है। आगे सुनिएगा, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो बेटा? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या नहीं आता बेटा? बोलेंगे क्या क्या नहीं आता। क्या फंक्शनल क्लासिफिकेशन आता है? हाँ जी आता है। रेवेन्यू एंड कैपिटल बिल्कुल आता है। वोटेड एंड चार्ज्ड बिल्कुल आता है। क्या नहीं आता? प्लान एंड। अरे श्योर 100%? बोलो बेटा। आगे चलेगा। कितने बच्चे हैं जो ये नहीं समझ पा रहे? कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये? पब्लिक फाइनेंस का है। ओके, आ जाइए बेटा। 4th, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कैन नॉट बी यूसेप्ड? कैन नॉट बी यूसेप्ड? एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज सीधा जाता है। आगे आगे बेटा, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट इन कनेक्शन विद कौन सा? बोलो बेटा। क्या होता है ओलिगोपोली? बहुत कम सेलर्स होते हैं और कंज्यूमर ज्यादा होते हैं। अच्छा, सिंगल सेलर होता है क्या? बहुत कम। प्यारा एग्जांपल एयरलाइंस, मैंने लिखवाया था बेटा ये बात। तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट इन द ओलिगोपोली? Oligopolist increase his price, his rivals will follow. If oligopoly increase the price, his rivals will not. If oligopoly increase his price, his rival will lower their. If oligopoly decrease his price, his rival will not react. अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो एक एक करके इसमें सिचुएशन है कि कौन कौन सा वाला सही है। हो सकता है एक से ज्यादा सही हो। क्या पहला सही है? एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्या पहला सही है? क्या ओलिगोपोलिस्ट जब अपना प्राइस इंक्रीज करता है तो राइवल भी इंक्रीज करेगा? ये तो सही नहीं है। इफ ओलिगोपोली इंक्रीज हिज प्राइस, राइवल विल नॉट फॉलो। हाँ बिल्कुल, एयर इंडिया बेटा पैसा इंक्रीज करे, जरूरी नहीं कि स्पाइस जेट पे इतना पैसा इंक्रीज करे। हाँ ये तो सही लग रहा है मुझे। इफ ओलिगोपोली इंक्रीज हिज प्राइस, हिज राइवल विल लो। ना ये क्यों भाई? तुम प्राइस इंक्रीज करोगे तो मैं लो करूं क्यों? मैं सेम रेट पे रख लूंगा। तो ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। इफ ओलिगोपोली डिक्रीज हिज प्राइस, राइवल विल नॉट रिएक्ट। हाँ जी, ओलिगोपोली में अगर मान लो कि कोई बंदा अपना प्राइस डिक्रीज भी कर रहा है तो राइवल रिएक्ट नहीं करेगा। क्या ये सही है? देख बेटा, कायदे से ये बात बिल्कुल सही है, कायदे से, ओलिगोपोली के नेचर के हिसाब से। लेकिन बेटा तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से ना इसका आंसर बोला गया कि केवल दूसरा वाला सही है।
लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि ऑप्शन भी तो नहीं है ना, आप देख रहे हो ना, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन अगर होता 2 एंड क्या बोल बेटा 4, तो मैं उसको टिक मारता, लेकिन आप ऑप्शन है ही नहीं क्यों 2 एंड 4 का, तो मेरे को मजबूरी में आंसर क्या मानना पड़ रहा है, बी। अरे श्योर 100% बोलो हाँ या ना। बेटा कुछ हेल्प करिए। बिजनेस साइकिल इमर्जिंग बोला गया कि बताइए बिजनेस साइकिल इमर्ज करता है किस में, बोलो बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल आता है, फ्री मार्केट में आता है, मिक्स में आता है, नॉन ऑफ द अबव में। बिजनेस साइकिल अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड कहां देखने को मिलता है, फ्री मार्केट में। आसान क्वेश्चन है यार, रुक जा रहे हो इस क्वेश्चन पे। फ्री मार्केट में आपको दिखाया जाता है बिजनेस साइकिल, सरकार कंट्रोल करेगी, हो सकता है बेटा बिजनेस साइकिल फॉलो ही ना हो, क्योंकि सरकार अपने हाथ में इकोनॉमी जब रखेगी जरूरी नहीं नीचे और ऊपर जाए, सरकार जैसे मर्जी वैसे इकोनॉमी को चलाएगी, बोलो हाँ ना। आगे 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 क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर द कैलकुलेशन, मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती। प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स बिल्कुल बनती है बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, डज नॉट एंटर क्या बोलो बेटा, कौन सा इसमें से प्रीवियसली प्रोड्यूस आएगा, घंटा। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आता, स्टॉक एंड, आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आगे एक बात देखिए बेटा, अभी अभी पढ़ा आपने, क्वेश्चन नंबर 8 को देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी। इन द किन्स क्रॉस डायग्राम द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्रॉस द 45 डिग्री लाइन इंडिकेट, बेटा इसको ना याद कर लो। किन्स थ्योरी में जब भी आपका एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्रॉस करता है ना 45 डिग्री लाइन को, तो ये आपको दिखाता है कि वो हो सकता है कि इंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम हो या ना हो। मैंने आपको किन्स थ्योरी कराते टाइम बेटा डायग्राम को इग्नोर किया था, इसके पीछे का यही रीजन है बेटा कि डायग्राम से ना एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसके लिए अगर आप किन्स थ्योरी के डायग्राम में अगर चले गए ना, तो बेटा ये पूरा चैप्टर कम से कम 2.5 से 3 घंटे के आसपास का रहेगा। जबकि ध्यान रखिएगा कोई भी कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ना तब होता है जब उस कॉन्सेप्ट के आगे कोई रेफरेंस में यूज हो। पूरे सीए जर्नी में, पूरे सीए जर्नी इंक्लूडिंग फाइनल, किन्स थ्योरी का फाउंडेशन के अलावा कोई और काम नहीं है, पूरे इकोनॉमिक्स का कोई काम नहीं मैं बोलूंगा। पहले फाइनल में इंटरमीडिएट में एफएम एंड इको था, अब वहां से हटा दिया गया, एफएम एंड एसएम डाल दिया गया। तो इसीलिए एक आध क्वेश्चन के लिए आप अल्टीमेट बेटा अपने दिमाग को प्रेशर कुकर मत बनाओ, मैं आपको बता देता हूं, याद कर लो। किन्स थ्योरी में एग्रीगेट डिमांड का कर्व बेटा जब जब 45 डिग्री लाइन से क्रॉस करेगा, तो ये हमें दिखाता है एक ऐसा लेवल ऑफ इनकम जहां पर बेटा फुल इंप्लॉयमेंट लेवल हो भी सकती है और नहीं हो सकती, वो डिपेंड करेगा बेटा अदर फैक्टर पे। क्या ये बात क्लियर है ना, बस आप इसको याद कर लो, क्वेश्चन आए बेटा आंसर कर देना। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सॉल्व करने की कोशिश करो, रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंप्लीकेशन ऑफ इंपोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। बोला गया कि इसमें से कौन सा प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस का इंप्लीकेशन है। क्या बोले बेटा, क्या है इंप्लीकेशन, किसका इंप्लीकेशन, इंपोजिशन, मतलब प्राइस जो तुम लगा रहे हो बिलो देन क्या बोलो बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस, उसका इंप्लीकेशन। शॉर्टेज इन द मार्केट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाई, हाँ जी ये भी इफेक्ट करेगा। ब्लैक मार्केटिंग, यस ये भी इफेक्ट करेगा। देख बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी जब आप एमसीक्यू रीड करते हो ना ऑप्शन, तो भी आपको आंसर समझ आता है। मैं आपको ना ये सब तरीका बता रहा हूं टिक करने का। आप जब इसके, मुझे नहीं पता बेटा ये क्वेश्चन क्या है, भूल जाओ इस क्वेश्चन को, मैंने नहीं देखा ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन मैंने देखा कि इन सबका नेचर सेम है। देख रहे हो तुम, है ना नेचर सेम। ब्लैक मार्केटिंग अनफेयर प्रैक्टिस होता है, शॉर्टेज अनफेयर होता है बेटा, आपका शॉर्ट है ये लिमिटेड सप्लाई, ये भी क्या होता है बोलो बेटा अनफेयर प्रैक्टिस होता है मार्केट का। और लास्ट में ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर क्या हो जाएगा सब बेटा। आईएएस आईपीएस वाले बच्चे जो एग्जाम देने जाते हैं एमसीक्यू, उनको ये लास्ट में जय माता दी करने का तरीका बताया जाता है। याद रखिएगा कि जब लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, टेक दिस रूल, एलिमिनेशन मेथड, ये वाला मेथड सुना, एलिमिनेशन मेथड, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं बचा होगा यही होगा, ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 मैं नहीं करा रहा आपको। हाँ जी, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन ले लेती है। हाँ ये बेटा एक क्वेश्चन है, आ जाइए। कुछ नहीं है क्वेश्चन, एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें पोपट बनाया गया है।
क्वेश्चन देख के लगेगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और इतना रद्दी क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं। वाइल ड्रॉइंग बजट लाइन, जब बजट लाइन ड्रॉ करोगे तो कंज्यूमर कंज्यूमिंग क्या बोलो बेटा, नाचोस चिप्स। अब इंस्टीट्यूट बेटा आगे बढ़ गई है लेस से और कहां चली गई है, एंड पेप्सी इफ द क्वांटिटी ऑफ नाचोस टेकन ऑन क्या बोलो बेटा, वाई एक्सिस, है ना, एंड क्वांटिटी ऑफ क्या बोलो बेटा, पेप्सी ऑन एक्स। बेटा एक्स एक्सिस कौन सा, ये है वाई और ये है, ऐसा है बेटा, यस नो, तो एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, पेप्सी, और वाई पे क्या लेना है। तो बेटा एक बात बताओ, जब इसको तुम प्रेजेंट करोगे बजट लाइन में तो ऊपर किसको रखोगे, ऊपर, अरे ऊपर किसको रखोगे, एक्स अपन वाई आएगा ना, तो बेटा P अपॉन N होगा, आंसर ये वाला हो जाएगा, एक्स अपन वाई, वाई अपॉन एक्स, एक्स अपन वाई। बेटा ऐसा भी क्वेश्चन ये लोग देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था बोलो बेटा, मैं बोलूंगा अलग तरीके का था। आगे चलेगा, आगे चलेगा, क्वेश्चन नंबर रीड करेगा बेटा 12, कौन सा बोलो बेटा, 12 को देखो बेटा एक बार निकालो। नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, बोला गया है कि जब आप नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो इसमें बेटा कैसे सी आएगा, बोला गया नेट डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कौन सा बोलो बेटा, डोमेस्टिक, क्योंकि बात बेटा किसकी हो रही है, आर यू श्योर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करो बेटा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मीटिंग डेफिसिट इन बजट, डेफिसिट मतलब क्या होता है, कमी, लीड्स टू एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, डिसइन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगेन मेरा वाला रूल लगाना, नेचर क्या है बेटा, नेचर सेम है ना, तुम लोग डिसइन्वेस्टमेंट में बेचते हो, लोन में भी तुम अपने पे बर्डन कर रहे हो, डेफिसिट में भी बर्डन कर रहे हो, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डन करें, आगे क्वेश्चन नंबर 14, विथ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, रुक जाओ बेटा, फॉल कर रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज एज इट बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन इन अदर कमोडिटी, दिस इफेक्ट इज, इसे क्या कहते हैं बोलो बेटा, सब्स्टिट्यूट। तुमने महंगा किया किसी और को ले लूंगा, अरे हाँ है ना, सब्स्टिट्यूट। नहीं पढ़ा तुमने डिमांड, तो ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा, 11th में बेटा ये भाई 11th में तो पढ़ा होगा, देख तूने भी चमकाने के लिए बोल दिया। नहीं सही में अभी 33 ही है बेटा, 11th में तो ये कॉन्सेप्ट है डिमांड वाला, डिमांड, और मैं कहता हूँ छोड़ दे, 11th में भी नहीं है, दिमाग यूज कर कि एक कमोडिटी के बढ़ जाने से जब मैं दूसरे कमोडिटी में शिफ्ट हो रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर पा रहा हूँ कि तेरे बदले तेरे, हाँ है ना बेटा। बंदी के चले जाने से दुखी कौन होता है, जो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। अगर जिसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो वो किसी और को लेकर आ जाएगा जीवन में। अभी नया साल आ रहा है ना, आप किसी को मैसेज भेज सकते हो कि नए साल में अब नए जीवन की तलाश है, किसी को याद करने का ये आखिरी दिन है। ऐसे कर बेटा, सामने वाले की फट जाएगी, इसको क्या हो गया, ऐसे ही डालो कि नए जीवन, नई जिंदगी की तलाश, नया साल, किसी को याद करने का ये आखिरी दिन। सामने वाला खुद मैनेज करेगा, क्या हो गया बोले हम इससे कोई गलती हुई क्या। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा रीड करो एक बार, सारे बच्चे, एवरीवन रीड करिए प्लीज। ये ले बेटा क्वेश्चन नंबर 15, which of the following condition would violate the consumer equilibrium in two goods world? Marginal rate of substitution between the two goods equal to ratio of their price ना, वायलेट पूछ रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रूल जो होते हैं बेटा, उनको कौन सा वायलेट करता है। तो अब ये सी बात है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स इक्वल द रेशियो ऑफ देयर प्राइस। हाँ, जितने से सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी उतने से मेरा सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड्स इज इक्वल, ये भी सही है बेटा। मार्जिन बेटा सेटिस्फेक्शन तो सेम आना है ना। आंसर देखो बेटा तीसरा, कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज स्टीपर देन द बजट लाइन एट द, क्या बोलो बेटा, चूजेन बंडल। फिर से बोलो बेटा, एट द चूजेन बंडल। क्या लगता है आपको बेटा इसका आंसर क्या होगा?
और कंज्यूमर इज स्पेंडिंग द देयर क्या बोल बेटा इंटायर बजट। अच्छा एक बात बताओ स्टीपर मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ झुका हुआ, हाँ है ना। कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व इज ए स्टीपर देन द बजट लाइन। क्या कहते हैं बेटा ये स्टेटमेंट अगर ध्यान से आप देखो तो इंडिफरेंस कर्व ज्यादा स्टीपर होता है, बजट लाइन ज्यादा स्टीपर होता है। अच्छा इंडिफरेंस कर्व आप लोग ऐसे खींचते हो क्या और बजट लाइन ऐसे खींचते हो, तो ज्यादा झुका हुआ कौन सा है? हाँ जी इंडिफरेंस कर्व ना। तो बेटा क्या ये रूल वायलेट करता है इस पॉइंट को, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को? बोलो बेटा कैसे कर रहा है वायलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट? बजट लाइन आपका ऊपर है ना इसके, और इंडिफरेंस कर्व ये कहता है कि हाईएस्ट पे जाओ तो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बोलो हाँ है ना। आंसर क्या हो जाएगा बोलो बेटा? सर बट सी में इसमें बोला कि कंज्यूमर स्पेंडिंग एंटायर बजट, तो वो भी तो वायलेट करेगा, सब कुछ खत्म कर देगा, तो वो फिर उसको मिलेगा ही क्या? तो बेटा मैं बजट में रहते हुए इंटायर खर्च कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ ठीक है बजट में तो रहते हुए पूरा खर्च कर ही पाऊंगा। बोल बेटा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो बेटा, और इसको ध्यान से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, बहुत परेशान करेंगे। हाँ जी बोला गया है कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल। बिल्कुल सही बात है। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस है, ये भी सही है। तो ए एंड आर दोनों क्या है, और क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है का? बहुत अच्छा मजेदार। ये ले बेटा क्वेश्चन 17 करो बेटा, तुम भी सॉल्व करो। ऐसे मैं लाइन बाय लाइन बोलते जाऊंगा, आंसर बोलते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 को इन्वॉल्व करो बेटा। हाँ जी पॉइंट एट विच टोटल प्रोडक्ट कर्व बिगन्स टू फ्लैटन आउट इंडिकेट्स। बोला गया है कि कौन सा पॉइंट है जहां पे टोटल प्रोडक्ट कर्व क्या हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है फ्लैटन। कौन सा बेटा बोलो? मैक्सिमम इफिशियंसी इन प्रोडक्ट, या डिक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट, या फिर क्या बोलो बेटा आपका एंड ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए स्केल, या ऑनसेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। बेटा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या होता है? बहुत अच्छे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अरे मार्जिनल यूटिलिटी आपने नहीं पढ़ा। आप जितना ज्यादा कमोडिटी को आप कंज्यूम करते जाओ आपकी सेटिस्फेक्शन। तो अच्छा फ्लैटन मतलब क्या होता है? फ्लैटन सीधा मतलब वो एक तरीके से बेटा धीरे 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 मान लो नीचे आ रहा है तो ऊपर होते जा रहा है, और अगर ऊपर है बेटा तो नीचे होता जा रहा है। हाँ है ना। मतलब कुल मिला जुला के वो अपनी स्थिति से कमजोर हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन ही क्या है बेटा? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। जहां भी वर्ड आप देखो ना डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब होता है बेटा कम होना। तो आप अगर दिमाग यूज करो फ्लैटन मतलब ही कम होना, डिमिनिशिंग मतलब ही कम होना। चोर चोर मौसेरे भाई, अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाओ तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जहां भी वर्ड आ जाए डिमिनिशिंग समझो बेटा वो सिचुएशन को कमजोर करता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन को कमजोर करता है। बोलो हाँ है ना। अरे श्योर 100%। आगे बेटा कॉस्ट का ये क्वेश्चन है बेटा, कॉस्ट का 18 देखेंगे। हाँ जी sunk cost are not relevant in economic decision। बात तो सही है। बोलो बेटा बात तो वे भाई जो डूब गया sunk cost मतलब क्या है ना, उसको क्या बेटा तुम लोग इकोनॉमिक डिसीजन में देखते हो क्या? नहीं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेस इज जीरो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेस इज जीरो। मतलब ऊपर वाला बेटा जो था उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, जब चूंकि खत्म ही हो गया तो बेटा फिर तो जीरो ही है। क्या दोनों सही है? हाँ लग तो दोनों सही रहा है, लेकिन क्या ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नीचे वाला है क्या? ध्यान रखिएगा बोला गया है एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या ये पॉइंट बी जो है ए का एक्सप्लेनेशन है? नहीं बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इसका मतलब दोनों सही है लेकिन एक एक का एक्सप्लेनेशन। आंसर क्या होगा बेटा बोलो? समझ रहे हो क्या? बोलो बेटा हाँ है ना। आगे
इन एन ओलिगोपोली प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑफ्टन इन्फ्लुएंस्ड बाय, वेरी सिंपल बेटा, ये तो कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ, चूंकि रहते हैं यही लोग हैं, हाँ है ना, आवाज नहीं है बेटा, आवाज नहीं है। आगे, इन अ मोनोपोली, क्या होता है मोनोपोली? एक ही बंदा होता है। लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला, टिपिकली रिजल्टिंग इन अ मोनोपोली लैक ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, क्योंकि मोनोपोली में क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, एक ही बंदा होता है। तो इससे होता क्या बेटा? वेरी सिंपल, क्या परफेक्ट इलास्टिक घंटा? बेटा परफेक्ट इलास्टिक कहां पे होगा? बंदा ये क्या है, बोलो हाँ है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर फॉर मोनोपोलिस्ट, हाँ ये बात तो है बेटा। लोग धीरे 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 क्या करते हैं बेटा, वो प्रोडक्ट को लेना बंद, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट कोई क्यों खरीदेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर बेटा 21, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। और वो भी कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर, जहां पे सारे खर्चे ऐड करते हो आप लोग। क्या नहीं करते बेटा? ट्रांसफर पेमेंट। बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट लेते हो, ट्रांसफर पेमेंट नहीं लेते। क्यों लेंगे नहीं? जब हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो बेटा लेंगे, ट्रांसफर पेमेंट रिसीव नहीं करोगे नहीं लेंगे बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट परचेज नहीं आता। क्योंकि वो थोड़ी ना उस पे जीडीपी होगी। यस, ये जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, ये तो आता ही है बेटा, बिल्कुल लेते हो आप। टीआर को लास्ट में ऐड करते तो हो। क्वेश्चन भी शायद हमने किया था पिछली क्लास में, आपने नहीं कराया था क्या ये क्वेश्चन? ट्रांसफर रिसीव कर रहा नहीं कराया था? अच्छा नहीं आया था। ट्रांसफर रिसीव बेटा ऐड होता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम, क्या बात कर रहे हैं। आगे, ये तो बेकार वाला क्वेश्चन बेटा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग एंड पब्लिशिंग रीजनल अकाउंट्स डेटा इन इंडिया? तो मैंने लिखवाया था बेटा, आपको याद हो तो। या जिस दिन नेशनल इनकम चालू किया था उसी दिन मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, सीएसओ। हो आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 23 को बेटा क्या कहते हो मेरे बालक? Which of the following component used to access the regional economic performance in India? Yes, सब कुछ बेटा, सब कुछ। If government wants to contribute the capital formation, then revenue surplus should be, रुको रुको, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, आवाज दो बेटा, किसके लिए बोलो? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रेवेन्यू सरप्लस आपका क्या होना चाहिए? सोचो ना, सरकार बेटा नेगेटिव में या कॉर्पोरेट कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहती है, ऐसा नहीं हो सकता। आंसर बेटा पॉजिटिव। 25 को देखेंगे, हाँ जी 25 बेटा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया? क्या बोलो? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेटा फाइनेंस कमीशन बनाता है। एलोकेट सेंट्रल टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ये सही है। रिकमेंड मेजर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, घंटा नीति आयोग का काम है। ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं बेटा, ये तो आपका एक बॉडी है सीएजी, उसका काम है। तो बेटा आंसर क्या है इसका? टैक्स बेटा सरकारों को बांटना फर्दर, ये किसका काम है? सेंट्रल। बोलो बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे बोलो बेटा? 26। बोलो बेटा किस पे? 26। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 26 का सीन? ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो इन पब्लिक डेट मैनेजमेंट? क्या बेटा ये किसको इंडिकेट करता है मेरे बालक? हाँ जी किसको करता है बोलिए? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो इन पब्लिक डेट मैनेजमेंट? पब्लिक डेट मैनेजमेंट में बेटा डेट टू जीडीपी रेशियो का क्या काम है? बेटा याद रखना, क्या ये मेजर करता है गवर्नमेंट का एनुअल रिवेन्यू? नहीं भाई, ये तो बात हो रही है डेट की। अरे बोलो बेटा किसकी बात हो रही है? ये तो डेट की बात हो रही है ना। आगे मेरे बालक, इवैल्यूएट करता है प्रपोर्शन ऑफ डेट रिलेटिव टू द कंट्री इकोनॉमिक आउटपुट। यस, ये इसका आंसर बेटा, कि आपका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट में, बेसिकली एक कंट्री के इकोनॉमी का क्या दिखाता है बोलो? आउटपुट दिखाता है। क्या दिखाता है बोलो बेटा? आउटपुट दिखाता है। आर यू श्योर 100%? बोलो बेटा। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को प्लीज ध्यान से पढ़ना बेटा, प्लीज ध्यान से पढ़ना प्लीज।
हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ मनी को अगर आपको याद हो तो वी से करते हैं क्या? मनी सप्लाई को किससे करते हैं बेटा? एम से करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी को यस EI भी बोल सकता हूं मैं। तो फिर बचा हुआ क्या है? सही बोल रहा हूं बेटा? बोलो हाँ है ना? ओके, आगे चले मेरे बालक। क्वेश्चन नंबर बेटा 28। अब इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। M1 M2 मनी सप्लाई याद आ रहा है? और मैंने बोला था ना कि जो चीज M1 में होगा वो तो M2 में होगा ही होगा। याद है? ऐसा कुछ बताया था मैंने। बोला गया है कि विच मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इंक्लूड्स M1 एंड ऑल अदर फॉर्म ऑफ नियर मनी। रुको, मैं तो बोलता हूं कि देखना ही नहीं, M2 इज द ऑप्शन। क्यों? M1 के साथ ज्यादा लिक्विड फॉर्म को कौन सा इंक्लूड करेगा? M2। उससे भी ज्यादा लिक्विड जाएंगे तो क्या होगा? M3। L नहीं बेटा, L यहां पे कुछ नहीं होता, ये आपको बनाने के लिए ऐसा बोला गया है। बोलू हाँ है ना? बोल बेटा। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बेटा अभी ये देख, ये आपको ना याद करना होगा। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा बेटा जो आपको याद, GATT गैट है बेटा। जनरल एग्रीमेंट ऑन क्या बोल बेटा? GATT। इसने मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट बेटा लॉन्च किया था, ये आप याद कर लेना। हालांकि GATT के बारे में मैंने आपको बताया भी था, वो इंटरनेशनल ट्रेड में एग्रीमेंट के बारे में बताते टाइम, लेकिन आप इसको याद कर लेना बस। आ जाओ बेटा, 30 को देखिएगा सारे बच्चे। आसान क्वेश्चन है बेटा 30 आसान क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करो। बोला गया व्हाट इज द माफरे विच टर्म डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। नालायक, क्या बोल बेटा? यस, which term describe the movement of capital from one country to another to exploit investment opportunity। हाँ ठीक है, बी होगा। नालायक की ऑप्शन देखो ना, एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब जो आपको वेरियस अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आपने सुना एक्सप्लोर वर्ड? एक्सप्लोर मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा। बेटा जब तुम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हो तो मल्टीपल बास्केट में तुम इन्वेस्ट करते हो ना? बोलो हाँ है ना? तो आंसर क्या होगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेटा बस यही सब छोटी मोटी चीजों के लिए तो MTP किया जाता है, इस सब टाइप के क्वेश्चंस के आपको आइडिया लगे कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर वर्ड बोला गया एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट मतलब बेटा अपॉर्चुनिटी आपके पास ज्यादा है। कहां पर? पोर्टफोलियो में, क्योंकि वहां पे बास्केट ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होती। 31 विच ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में क्या? ये तो टाइम पास है बेटा। इंक्रीज इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री। इंक्रीज इंपोर्ट? अरे भाई ये तो बिल्कुल ना है। टू प्रमोट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, हाँ सही है बेटा। टू रिड्यूस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट, नहीं बेटा। एक्सपेंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ये मत कर देना नालायक बेटा। ये सब क्वेश्चन टाइम पास है, हाँ है ना? नीति आयोग के फंक्शंस क्या है? ये सब आसान आसान क्वेश्चन है क्या बेटा? बोलो ना। 32 का आंसर बताएंगे, आसान है तो। सी, नॉट अ फंक्शन ऑफ। 5 ईयर प्लान को ही तो खत्म करके आया है ये। देखा तूने लापरवाही का नतीजा। बेटा क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 इकट्ठा आंसर दो, मैं इकट्ठा डिस्कस करूंगा, नहीं तो ऐसे टाइम पास होगा। हाँ जी, पहले का क्या लग रहा है? 33, 34, 35। ओके, दूसरे का क्या लग रहा है? क्या आंसर है बेटा? यस वेरी गुड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और 35 मिक्स इकोनॉमी रिसोर्सेस आर यूज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। क्या कहते हो? डिसीजन ऑफ कंज्यूमर? ना बेटा। डिसीजन ऑफ फॉर्म? बिल्कुल नहीं। डिसीजन ऑफ कंज्यूमर फॉर्म? नहीं। डिसीजन ऑफ कंज्यूमर फॉर्म एंड, बोलो बेटा, क्योंकि मिक्स इकोनॉमी की बात हो रही है बेटा। अब इसमें बस आपको अगर याद नहीं हो तो बस ये पॉइंट याद कर लेना। अरे नालायको, इंडिकेटर, विच इकोनॉमी इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कॉपी में लिखवाया भी होगा मैंने, हाँ ना? डन करें? बोलो बेटा। बहुत अच्छे। आज ये बेटा 36 और 37 दो को बेटा देखो एक बार।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या था बोलो? 36 और 37। सबसे पहले 36 का क्या होगा? सी, बहुत अच्छे, या फिर डी? सी डी। अच्छा, 37 का क्या होगा? बेटा 36 का बोला गया है सी, कितने बच्चों को लग रहा है 36 का डी होगा? आपको लग रहा है, ठीक है। तब तक बच्चा बेटा वो फटाफट आंसर देख ले कि क्या है। सर मैं पहले का देख रहा हूँ एक्सपेंडिचर वाला। और 37 का क्या लग रहा है बेटा आपको? 37 का बेटा 36 का डी है, 37 का ए है। सुन लो बेटा क्या है। A student expenditure on airline travel increase as a consequence of more heavily discounted fares. Student demand for airline travel must be. नालायक, ये तो inelastic होगा ना? क्यों मेरे भाई? क्यों inelastic होगा? Why inelastic? बेटा यहां पर स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर एयरलाइन पे बढ़ रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, क्यों मेरे भाई? क्योंकि डिस्काउंटेड फेयर हैवी था। तो बेटा जब भी ज्यादा डिस्काउंट होने से रिएक्शन ज्यादा हो अगर, तो ये किसका एग्जांपल है? बोलो हाँ है ना? अरे श्योर। आगे शिफ्ट इन द डिमांड, ये तो बेटा बहुत आसान है। शिफ्ट और एक आपका मूव कराया था क्या? ये बेटा निकालो एक बार, बूझो तो जाने। कह रहा है कि 8-9 नहीं होंगे, उसमें से एक तो यही है सर, आप बता दो। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है। 1 होती है? हाँ ओके, इक्वल टू 1 है, क्यों है? 1500 पीएक्स से रखा है तो इलास्टिक डिमांड 8 से 2 पे पर यूनिट गई है ना। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आंसर सी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इसका आंसर बेटा सी तो है, इक्वल टू 1, बट वाई? कह रहा है कि लगभग जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे बेटा एक बात बताओ, अगर इस पूरे सिचुएशन को देखोगे तो क्या यहाँ पे इलास्टिसिटी फिक्स्ड है क्या? अरे हाँ है ना। और प्राइस बेटा कम हो रहा है, बोलो। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो बेटा आप इसको फॉर्मूले में डाल दो। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? Q1 प्लस, हाँ मतलब माफ करिए, Q2 प्लस Q1 अपॉन में बेटा क्या बोलो? Q2 प्लस Q1 इंटू कर दो क्या बोलो बेटा? P1 प्लस P2 अपॉन में क्या कर दो बेटा? P1 माइनस, ये है ना फॉर्मूला। तो बेटा अब इसको आप डाल सकते हो क्या? बोलो बेटा, डाल सकते हो फॉर्मूले पे? कैसे डालोगे? ये तो सेम ही है क्वांटिटी का। हाँ जी, कैसे डालोगे बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका, ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को लेकर है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, हेल्प करो कुछ। इधर वाला तो 5/3 आ जाएगा पूरा। कहाँ का 5/3 आ जाएगा? इधर वाला जो ये 2 में है 5/3 ये इधर वाला, इधर वाला है, इंटू इधर वाला, इधर वाला है 5/3। राइट वाला है। समझ गया बेटा, कोई बात नहीं, इधर वाला है। हाँ, ठीक है, क्या आएगा ये बताओ। ये तो सर ये 5/3 आना चाहिए। 5/3 अब तो इक्वल टू हो जाएगा फिर। इधर ये 1500 अपॉन पीएक्स आ जाएगा, वही बचेगा। 562.5 अपॉन 937.5 इंटू 10 अपॉन -6। क्या कुछ इस तरीके से हो सकता है क्या? हाँ बेटा, 6 होगा या फिर +6 होगा? क्यों होगा +6? 8 से 2 हुआ है ना। क्या बेटा? प्राइस फॉल फ्रॉम 8 to 2।
हाँ ठीक है, तो इधर आएगा ना बेटा, वो इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है। कितने बच्चों को ये समझ आया? बेटा ये 6 कहां से आया? प्राइस सॉल्व कर रहा है। 10 कहां से आया? ऐड कर रहा हूं मैं दोनों को। ये तो आगे समझ आ गया। उधर वाला बताओ। ये कैसे आया सर? ये तो नहीं पता। डिमांड क्या है ना? बेटा क्वांटिटी, नहीं सही में डिमांड का ही क्वेश्चन है, नहीं पता। मैराथन में खेली है। नोन बेटा सुन लो, बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना बेटा, ये क्वांटिटी यहाँ पे मिसिंग टाइप है। क्या है बोलो बेटा? आप लोग के एग्जाम में इन लोगों ने ये क्वेश्चन दे दिया है जहां पर जनरली ये क्या करते हैं बेटा, Q2 और Q1 का रिलेशन जरूर देते हैं। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो लेट क्वांटिटी x इज इक्वल टू 1500 अपॉन px दिया है इन्होंने, यानी प्राइस x 1500 से डिवाइड करोगे तो आपका qx निकल के आएगा, क्वांटिटी x निकल के आएगा। ये इन्होंने एज्यूम करके दिया है। क्या करके दिया है बोलो बेटा? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है बेटा, ये तो फिक्स्ड है, चेंज होगा नहीं। लेकिन चेंज क्या हो रहा है बोल रहा, केवल और केवल क्या हो रहा है बोलो बेटा? प्राइस, यही कम हो रहा है। तो वैसे भी आप देखोगे कि जब इलास्टिसिटी आपका फिक्स्ड है और प्राइस आपका कम हो रहा है तो यहां पर इलास्टिसिटी बेटा इक्वल टू 1 ही आएगा कायदे से। अगर आप देखोगे तो कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे ये मानते हैं कि सर इलास्टिसिटी यहां पर फिक्स्ड है? ये तो जानते होंगे ना बेटा, इलास्टिसिटी फिक्स्ड है नहीं है, कम ज्यादा क्या हो रहा है? तो बेटा जब इलास्टिसिटी फिक्स्ड हो, कम ज्यादा प्राइस हो, आप याद करो ना रूल के हिसाब से वहां पे वैसे ही ग्रेटर, माफ करिए, इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा नहीं है। लिखा था ना जब मूवमेंट ज्यादा ना हो तो क्या होता है बोलो बेटा? इज इक्वल टू 1। और अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो तो ग्रेटर देन 1, कम हो तो लेस देन 1। बोलो बेटा हाँ है ना? तो अगर आप इसको लेट qx इज इक्वल टू 1500 अपॉन px कर रहा है, जो आपका px है 1500 से डिवाइड करोगे तो आपका qx आ जाएगा, ऐसा एजम्पशन है। आप गोली मारो इस एजम्पशन को, आप नॉर्मली देख लो कि ये तो इसका मतलब सेम रहेगा, प्राइस बेटा चेंज रहेगी। तो जब प्राइस चेंज रहेगी और आपका क्या बोलो बेटा, इलास्टिसिटी सेम रहेगा, मतलब मूवमेंट ज्यादा नहीं है, और ज्यादा नहीं है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं समझे ना? समझ गए। तो बेटा इसको आसान शब्दों में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो बेटा लेट वगैरह आप निकालते रहिए। x मानो x को बेटा उधर लेके जाओ, इधर लेके आओ, डन करेगा। हालांकि ये फॉर्मूला बेटा घर जाकर अगर लेट वेट आप देखोगे पूरा डेरिवेशन के बाद तो समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा बेटा। जब आप px डिवाइड करो, px को इधर लेके जाओ, qx को इंटू करो 1500, बाद में आपका जो वैल्यू आएगा बेटा 562 आएगी। लेकिन आपको उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना ध्यान रखना है प्राइस चेंज हो रहा है, इलास्टिसिटी सेम है, मतलब प्राइस के मूवमेंट से इलास्टिक पे ज्यादा फर्क, इसका मतलब इज जो है वो इक्वल टू 1 है। 39 बेटा 39, 39 बेटा 39। हाँ जी, विद रेफरेंस टू आर्क इलास्टिसिटी। अभी तो कहेगा कि डिमांड हुआ ही नहीं। याद करो आर्क इलास्टिसिटी बेटा पॉइंट इलास्टिसिटी, याद आ रहा है ना? हर पॉइंट पे बेटा क्या आपका डिमांड कर रहा है। मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड डैश ऑन द, कौन सा बोलो बेटा? ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट, याद आ रहा है? LHS अपॉन, याद आ रहा है क्या? नालायक को याद आ रहा है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, याद आ रहा है क्या? मैं खुद ही बोल रहा हूँ। आर्क इलास्टिसिटी याद आ रहा है ना? क्यों डी होगा बेटा? अबे नालायक कह रहा है एनी ऑफ द अबव मतलब कोई भी, अबे एनी ऑफ द अबव मतलब हुआ कि वो भी सही वो भी सही। एनी ऑफ द अबव मतलब होता है ऑल ऑफ द अबव। बेटा 40 41 इकट्ठा निपटाओ। हाँ जी 40 41 बेटा इकट्ठा निपटाओ। क्या कहते बेटा? 40 का आंसर क्या होगा? 40 और 41। According to British economics, Jenkins, dash was the main cause of massive decline in economic and employment during Great Depression of, क्या बोलो बेटा? देख बेटा ये ना बेसिकली किन्स थ्योरी में मैंने एक पॉइंट नहीं बताया था, इसका आंसर ए आप याद रखना।
याद रखिएगा, मैंने बोला भी था कि जो किन्स थ्योरी कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ क्या था बोलो बेटा, ब्रिटेन 1930 में। वहां पे हुआ क्या था बेटा कि लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया था इकोनॉमी में। और बार बार याद रखिएगा, जब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम होगा तो अल्टीमेट आपकी इकोनॉमिक फ्लो क्या हो जाएगी बोलो बेटा, कम। नहीं समझे ना? क्योंकि याद रखना बेटा, इकोनॉमिक्स में आपका चाहे एक्सपेंडिचर हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सबका बेटा क्या होना जरूरी है बोले एक बार, उसे बराबर होना जरूरी है। क्योंकि एडी इज इक्वल टू एस ना, हाँ है ना? कोई भी एक पलरा अगर कमजोर होगा, इकोनॉमी बेटा कमजोर हो जाएगी। तो इसका आंसर याद रख लेना कि जो जेम किन्स हैं ये बेसिकली लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के कारण, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 का कारण दिए थे, है ना? मतलब 1930 का जो मेन कारण था वो क्या था बेटा कि मार्केट में एक्सपेंडिचर कम हो गया था, लोगों के बीच में पैसा ही नहीं था, तो खर्च क्या होगा। आगे 41 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो सम गेम, याद करने वाला पॉइंट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं करा है, याद करना है। जितने भी याद करने वाले पॉइंट्स है कहीं भी कॉपी में जाके नोट कर लो। जीरो सम गेम याद रखना बेटा, तब वर्ड यूज किया जाता है जब मार्केट में क्या हो बोलो बेटा, कंपटीशन हो, आगे बढ़ने की होड़ हो, इसे कहते हैं जीरो सम गेम। इसका लॉजिक भी बेटा, क्यों जीरो सम गेम कहा जाता है? शेयर प्राइस बढ़ने से बेटा कायदे से आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं, लेकिन आपका बेटा याद रखिएगा एक होड़ तो है ना आगे बढ़ने की, क्योंकि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आगे बढ़ता है। डन करे क्या? तो इसको क्या कहा जाता है बोलो बेटा, जीरो सम गेम। क्या कहा जाता है बोलो बेटा, जीरो। यस, आगे तो ये तो बहुत ही घटिया है बेटा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिक मेजर मूवमेंट अलोंग अ कर्व रेदर देन शिफ्ट। मूवमेंट कब होगा बेटा? और अगर सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से ही चैप्टर पढ़ लोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दो आंसर सही है इसका। शिफ्ट होता तो अदर फैक्टर्स होते हैं, हाँ है ना? लेकिन बेटा मूव कब करता है डिमांड कर? जब प्राइस के कारण। तो आंसर है क्या, ए या बी? बेटा इसका आंसर ए है, लेकिन अगर क्वेश्चन बेटा पूछ दिया जाता है यहाँ पे, एक्चुअली इसका आंसर दोनों है बेटा। रीजन ये, इसका रीजन ये कि ये नहीं बोल रहा डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व बोलता ए होता, सप्लाई कर्व बोलता डी होता। हाँ तो तू उस समय ए मार दियो बेटा, ए मार दियो, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बेटा याद रखना, कोई भी एक को टिक कर दो, नंबर सही आएगा आपका। 43 44 को देखेंगे, 43 44 को बेटा। हाँ जी, if only part of the labor force employed by a firm can be dismissed at any time and without pay, the total wages and salary paid out by the firm must be considered fixed cost, variable cost, partially। बेटा ये तो मुझे आंसर सारा लग रहा है। बोला गया है कि अगर ऊपर देख बेटा, ओनली पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स एम्प्लॉयड बाय अ फर्म, केवल पार्ट ऑफ लेबर फोर्स को फर्म में एम्प्लॉय किया गया है और उनको डिसमिस किया जा रहा है एनी टाइम विदाउट पे, तो उनका जो टोटल वेजेस और सैलरी होगा जो फर्म से पे किया जाएगा उसमें क्या क्या आएगा बेटा? सब कुछ आ सकता है। उनका फिक्स पे भी हो सकता है, वेरिएबल पे भी हो सकता है ना? क्या बेटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो पेमेंट दूंगा उसमें तो सब चीज आएंगी ना बेटा। आपका फिक्स पे हो या वेरिएबल पे हो, अल्टीमेट मेरे लिए तो कॉस्ट है। बोलो बेटा। आगे 44 को देखेंगे बेटा। When the law of diminishing return begins to operate, जब diminishing return बेटा चालू होना, बस चालू होगा तो बेटा ये कमजोर करेगा ना किसी भी चीज को। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बिगिंस टू, क्या बोलो बेटा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब डिमिनिशिंग रिटर्न बेटा चालू होना हो जाएगा शुरू, तो इस समय टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है बोलो बेटा? इंक्रीज होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? नहीं समझे आप बेटा? जब डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट होना चालू होगा तो आपका कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा, रीजन सेटिस्फेक्शन आपकी कम होनी चालू हो जाएगी। बोलो बेटा हाँ है ना? अरे श्योर? तो इसका आंसर क्या है बोलो बेटा? इंक्रीजिंग रेट। क्या है बोलो बेटा? इंक्रीजिंग रेट। देख बेटा, जिन बच्चों के इकोनॉमिक्स में हाथ थोड़े से ढीले हैं वो ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा याद रखना, याद करने वाला मेथड लगा सकते हैं। आप याद कर लो कि अगर डिमिनिशिंग रिटर्न चालू होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना चालू हो जाएगा। याद कर लिया, कोई इकोनॉमिक्स के रूल की जरूरत नहीं। क्वेश्चन अगर आए आप टिक करिए, खत्म। तो अगर आपके इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत, चूंकि बेटा अब इसके लिए मुझे वो याद करो, मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट वगैरह के वो बताए थे एग्जांपल बेटा, टेबल बना के बताया था क्या? और वहां पे हर एक पॉइंट बताया था कि देखो बेटा ये इतना पर है तो देखो टीवीसी बढ़ रहा है घट रहा है, बताया था ना?
अब वो सब ऐसे कराऊं तो मैं कैसे आपका एमटीपी करवा पाऊंगा? हरीश्वर आगे चलो बेटा। 45 को देखो बेटा, एट द शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या होता है? जब आपके हालात क्या हो जाते हैं? खराब। प्राइस इज इक्वल टू एबीसी, नहीं भाई अभी तक भी चल सकता है फॉर्म। टीआर इज इक्वल टू टीवीसी ना, जब तक बात वेरिएबल की होगी चलेगा। टोटल लॉस ऑफ द फर्म इक्वल टू टीएफसी या ऑल ऑफ द अबव? बेटा आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। देख बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कायदे से इसका आंसर ना बेटा सी है मेरे हिसाब से। कोई भी लॉस बेटा जब आपके फिक्स कॉस्ट को भी टच कर जाए ना, याद रखिएगा वहां पर आपका पिन ड्रॉप होता है कि डेट सेट, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना। लेकिन आपके मॉड्यूल का कहना है बेटा ऑल ऑफ द अबव। उनका कहना है कि देखिए जब आपका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए ना, तो जब पर यूनिट भी आप लॉस उठाने लग गए हो तो बेटा है कि धंधा बंद कर दो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुआ नहीं है, मतलब लॉस के पॉइंट पर है ना। हाँ पॉइंट पर बेटा, लेकिन अल्टीमेट हो तो पर यूनिट रहा है ना। आपका जो प्राइस है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाए तो बोल रहा है कि शट डाउन कर दो, जबकि रूल तो ये कहता है ना बेटा कि मैं शट डाउन तब करूंगा जब मुझे नुकसान होगा। तो आंसर कायदे से बेटा सी होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर बेटा एज पर मॉड्यूल क्या दिया गया है। तो अब आप इसको ना याद रखना बेटा कि अगर ऐसा कोई शट डाउन का क्वेश्चन आता है तो आपने आंसर टिक करना है बेटा सब कुछ, भले टीआर टीवीसी के बराबर हो या पी बेटा एवीसी के बराबर हो। आगे तुमने रिवाइज किया था एमटीपी से पहले? आप लोग का भी कोई एमटीपी हुआ है? नहीं हुआ? कोई एमटीपी नहीं हुआ? हाँ सारे सबका भी हो गया। तो मैथ्स वगैरह आप लोगों ने रिवाइज कर लिया था पूरा? अकाउंट्स हाँ वो सबका हो गया। आज तो हुआ था अकाउंट्स का सुबह। अच्छा अकाउंट्स का आज ही सुबह होता। लॉ का भी आप लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया था? पूरा नहीं करा था सर, रिवाइज नहीं करा था, बट मैम ने खुद समझा दिया जैसे वो समझा सकती है ना। ओके आ जाओ बेटा, क्योंकि तुम लोगों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप लोग जितने चैप्टर बेटा पीछे के हैं ना, सर के ऊपर से जा रहे हैं। हाँ वो मैं बोल रहा हूँ। सर आज 50 तक ही नहीं बेटा नहीं वो तो फिर बाहर जाके ना मेरे को बेटा वो लोग मेरी टांगे तोड़ देंगे। नहीं समझा करो बेटा। एमटीपी तो मैं करवा दूंगा। देखो समझो, मेरा भी मानना है पर्सनली बेटा कि एमटीपी काहे के लिए होता है, कब के लिए एमटीपी होता है? व्हेन यू एक्यूमुलेटेड योर 100% सिलेबस, तो आप लोग वहां पर एमटीपी को सॉल्व करते हो। अब यहाँ पर बेटा हो क्या रहा है ना कि जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो तो तुम निकाल रहे हो, और बाकी बेटा जो नहीं तुमसे निकल रहा है ना वो फिर नहीं ही निकल रहा है। फिर फिर वो याद नहीं आ रहा। ये नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम उसको ग्रिप करो कि हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं। अभी मिक्सअप हो जाएगा सारा। अगर आप करने बैठे तो 100 के 100। अभी नहीं हो पाएगा। अभी नहीं हो पाएगा सर। ये तो मान लो। नहीं बेटा मैं मानना ही नहीं है। या तो फिर हम रिवाइज करके कर लेंगे, आपसे डाउट ले लेंगे अगर होगा तो। तुम्हारी बात। अपनी तरफ से बच के चलो सर पौने दिन तो हो गए। 15 ये मिनट कह रहे हैं कि अपने तरफ से सर आप बच के चलो। ये बिल्कुल सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। तो नहीं ऐसा आपने थोड़ा बोला कि मैं मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। मैं एक काम करता हूं, इसमें जो बेटा थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन है ना, मुझे जो लग रहा है कि आप लोग रिवाइज करोगे तभी नहीं निकलेगा, वो करा। थोड़ा बहुत मैं वो देख लेता हूं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन है बेटा 48, सॉल्व करना 48। इन एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, एग्रीकल्चरल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नॉन ऑफ द। अब इसमें तुरंत तुम बोल दोगे आउटपुट मेथड। अब ये ना नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देख बेटा यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आधे से ज्यादा बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि आउटपुट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो आएगा वो सामने तो एग्रीकल्चर मिलेगा। तो बेटा अगर मान लो कि आपको नहीं भी याद, और जब ये एमटीपी करोगे और आपको ऐसा चीज दिख जाए कि एग्रीकल्चर आउटपुट से कैलकुलेट होगा, तो आपने ना बेटा इसको याद कर लेना है कि अच्छा एग्रीकल्चर अगर कोई इनकम कैलकुलेट करनी हो तो मैं आउटपुट मेथड से कैलकुलेट करूंगा। इसको याद कर लेना है। डन करे क्या? 49 सबको आता होगा। तुझे जरूरत, तू बताइयो क्या है। सर अभी कराया अच्छा ये तो अभी कहा है। ओके तभी बोल रहा है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 50 एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को देखो बेटा। हेक्सलिन ओहलिन थ्योरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, क्या कहते हैं बेटा? 1 2। बेटा इसका मैंने हेक्सर का आपको एक ओहलिन थ्योरी कराया था बेटा, कराया था।
2 ये कह रहा है पता ही नहीं टाइम है। हो गया सर। कितने बच्चों को याद है ईमानदारी से बताओ कि हाँ ऐसा कुछ नाम लिया था हाँ आपने? बस एक्शन नाम याद है? और उसमें बेटा एक फैक्टर थे, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा अगर नोटबुक होगा जाके देखना उसमें। यस तो बेटा याद रखिए, बालक को याद भी है बेटा। इसके आंसर्स क्या होंगे बोलो बेटा? 2 फैक्टर्स। अब देख बेटा ऐसा ना मजा नहीं आएगा, पता है आपको, मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही समझ भी रहा हूँ। दिस इज वेरी बैड। अब ऐसे क्या, चलो एक काम करो बेटा, 51 देखो बेटा। 51 एक बार करो फटाफट प्लीज, रिक्वेस्ट है बेटा। देखो रूल तो रूल होता है ना बेटा। 51 पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मेजर्ड बाय रियल जीडीपी कॉल्ड एज अ, क्या कहते हैं बेटा? क्या कॉल किया जाता है? नालायक बिजनेस साइकिल में तो आता है ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, 1 मिनट में निकल जाएगा। 53, 54, 55 ट्राई करो, एकदम आसान है, ट्रस्ट मी आसान है बेटा। ये ले बेटा, मिनिस्टर ऑफ नालायक। मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। बेटा यहां पर बोला गया है अटल, क्या बोलो? टिंकरिंग लैब इज इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। देखो बेटा मेरी बात समझो, देखो मेरी बात सुनो बेटा। ऐसा जरूरी नहीं कि ये पॉइंट्स आपने लिखा हो, एक्चुअली ऐसा पॉइंट आपके एमटीपी में दिया जाता है कि तुम इसको याद करो ताकि मैं तुमसे एग्जाम में पूछ सकूं। ये सब रिमाइंड, ये आपने पढ़ा नहीं होगा बेटा, इसको याद करना है। समझ रहे हो क्या? इसको पढ़ा नहीं आपने, इसको क्या करना है बोलो? याद करना है। विच आर द फॉलोइंग आर द मेजर टैक्स इन इंडिया? ऑब्वियसली क्या है बोलो बेटा? मेजर टैक्स क्या है? कस्टम ड्यूटी नहीं, सिलेक्टिव है बेटा। कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। हाँ अगर इनकम टैक्स यहाँ पे दे दिया होता तो कौन सा आंसर हो जाता? इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 56 बेटा कौन बनाता है? बहुत अच्छे, ये सब आसान आसान क्वेश्चन। एक आ जाओ 59, जीएसटी को कब लाया गया था? हाँ जी 101 बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। जीएसटी को बेटा 101 अमेंडमेंट में लाया गया था, याद रखना बेटा। ट्रिपल स्टार रेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, आ जाएगा देखिएगा बेटा। कुछ लोग बेटा जब पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं मार्केट में, क्योंकि मेनी पीपल उसी तरीके से ये काम करते हैं, इसको क्या कहा जाएगा बेटा? कौन सा इफेक्ट? भेड़ चाल। बहुत अच्छे, क्या कहते हैं इसे? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उसके पास महंगा टीवी, मेरे को भी महंगा टीवी लेना है। लड़कियां देखा होगा बेटा आपने, जाती है बेटा ब्यूटी पार्लर में, उसने जैसा मेकअप किया मुझे भी ऐसा ही करना। देखा होगा आपने शादी में बेटा औरतों को, वो साड़ी ऐसे पहनी है, मुझे भी ऐसा ही पहनना है। अभी के अभी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट चलो बोलो बेटा। ये क्वेश्चन देख लोगे क्या आप? अरे एक एक लाइन का ही तो है बेटा, देख लोगे ना? नॉर्मल है। एक और देखो बेटा 68 ट्रिपल स्टार रेटेड क्वेश्चन है ये भी। क्या कहते हैं बेटा? 68। हाँ जी एक काम करो ना, सारे बच्चे सारे बोल ही दिए बेटा, वेरी गुड। एक बालक सीरियस होकर बोल रही है। 2016 में बेटा पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल को क्रिएट किया गया था। अगेन मैं रिपीट करता हूं बेटा, कॉपी में आपको नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा कॉपी में। याद करने वाला कॉन्सेप्ट है ये सब बेटा। सब ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या इसको आप रिवाइज करके, कितने बच्चों ने रिवाइज ही नहीं किया बेटा इकोनॉमिक्स? भाई मेजर बच्चे हाथ उठा रहे हैं। सर क्योंकि नहीं, बहुत सर, सारे सब्जेक्ट बता रहे ऐसे हैं। हैं कि दिमाग खराब हो रखा है। एक आध इतना अच्छा टेस्ट देख लिया। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुनो सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। 88 सॉल्व करो, कल से उठा 88। अरे क्या रहा हूँ आज ही का मामला है। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब तेरी तैयारी सही चल रही है। तूने डिवाइड कर लिया 4000 कैसे निकाला फिर आपने? 4000 आएगा 300 निकाल लिया 4000। कैसे निकाला आपने? क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला? y प्लस c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस, सही बोल रहा हूं?
तो y इज इक्वल टू 3300 प्लस बेटा 0.75 y आ जाएगा, माइनस में 1000 आ जाएगा, प्लस में 800 ले बेटा ले 800 क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.75 y। तो बेटा y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 0.25 25 चौका 100 यानी लगभग बेटा 400 नहीं बेटा 4000 400 आंसर है तभी 4000 मार देना 400 ऑप्शन जरूर तुमने कहीं ना कहीं जरूर कहीं ना कहीं तुमने जीरो में ही गलती की होगी, आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ है ना। अच्छा ये सब क्वेश्चन बेटा मैं इसलिए करवा रहा हूँ और आपको लग रहा है हाँ हाँ निकल रहा है सही है क्योंकि लोहा गर्म है अभी अभी आपने किया है। नालायको तुम डिमांड के भी नहीं निकाल पा रहे यार क्वेश्चन। डिमांड कराया नहीं ये निकाल लो, ये निकाल लो, 5 आंसर बोल गए, बी बोल गए, ऑनलाइन कराया 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देख बेटा, बी 5 खोल लिए हो क्या आंसर? k इज इक्वल टू क्या बोलो बेटा 1 अपॉन MPS 1 अपॉन क्या बोलो बेटा MPS। आंसर क्या आ जाएगा? 90 का ए है, 90 का ए है। मैं रुक जाना बेटा मेरी बात सुनो 90 का क्या है बेटा? 90 का बोला गया है कि बैंक हैज डिपॉजिट ऑफ 50 lakhs एंड द रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ 10%, व्हाट इज द एक्सेस रिजर्व? हाँ जी बेटा एक बात बताओ, मुझे नहीं पता तुम्हारे आंसर में क्या दिया गया, एक बार आंसर चेक करना बेटा। आंसर में बी दिया गया 5 नहीं है 50 बेटा, ये तो बिल्कुल ही गलत बी आंसर। अरे इसके आंसर कभी गलत भी होते हैं वो मैथ्स बेटा मेरी बात सुनो बी दे रखा है बेटा सुनो बी ओके ओके एग्री। ऊपर दे बेटा बेटा जेन्युइन आंसर देना। मेरे अंदर की आवाज इसका ए भी नहीं आ रहा, मेरे अंदर की आवाज कुछ और है। कितने बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर ए है? मुझे नहीं लग रहा है। मैं था ना ओके कितने बच्चे कह रहे हैं बी है? सर मुझे सी लग रहा है। सी है सर, सी और डी। रिजर्व होते तो वो मतलब पहले से बचा करके 10 बिठा दे, एक्सेस तो 45 है। वेरी गुड। रुक जा बेटा, बेटा यहाँ पर आपसे वो पूछ क्या रहा है? एक्सेस और एक्सेस रिजर्व का अगर फॉर्मूला आप देखो तो बेटा एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला होता है टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। तो टोटल रिजर्व आपका कितना है बोलो बेटा 50 और रिजर्व रिक्वायर्ड कितना है 10, तो बचा हुआ एक्सेस हुआ ना, तो बेटा 45 बोलो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या बोलो बेटा? हालांकि 5 नहीं है 50, तो बेटा याद रखना रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ 10% अगर है तो 45 लाख इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से तो सी है बेटा, गलत आंसर दिया गया बी। कैसे दिया गया मुझे नहीं पता। डन करें? 91 देखो बेटा 91 लोहा करा मैं आज ही हुआ था। हमने तो इन्वेस्टमेंट का अरे 1 अपन हो जाएगा बेटा। हाँ है ना, अरे 100% 1 अपन करो। जब भी एमपीएस एमपीसी आए जो वैल्यू दिया गया 1 अपन में कर दीजिए। ये देखना है क्वेश्चन, रीड करो 92। Which concept involve a one-shot injection of government expenditure into depressed economy with the aim of boosting business confidence and encouraging large private investment? ऊपर देख बेटा, पंप सुना है? पंप इंजेक्शन और पंपिंग दोनों सेम ही होता है बेटा। जब तुम इंजेक्शन करते हो ना बेसिकली तुम पंपिंग करते हो। आपने देखा जब लोग बेटा ऐसे कोई बेहोश हो जाता है उसको पंप करना चालू कर देती है, उन्हें लगता है बेटा कि मैं जिंदा कर रहा हूँ जबकि वो मार रहे होते हैं। ऑब्वियसली ऋषिकेश में बेटा एक बंदा क्या था, पहाड़ से उतरते टाइम बेहोश होकर गिर गया। अब एक मोटा आया और उसको पंप कर रहा है, अब इसकी सांस चली थी बेटा, पंप करते ही सांस बंद। मैंने बोला हाले
आगे चल के अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो तू पंप मत करियो भाई। तो पंप बेटा ऐसे पंप मतलब क्या होता है, जब डिप्रेस्ड इकोनॉमी में सरकार पैसा लगाएगी, नालायक ऑब्वियस सी बात हो क्या कर रही है पंप। तुमने जो कॉपी पेन बंद कर लिया ना बेटा 93 सॉल्व करो 93 सॉल्व हैं मत करो बेटा 93 सॉल्व करो। दिखाओ तो सही ऊपर। नालायक आंसर तो देखने कौन सा है, यही है ना ABCD। हाँ, ये 6 प्रॉफिट बाय 25 अलग है तो ग्रॉस वैल्यू। अच्छा ये 6 ओके ओके 25 प्रॉफिट बेटा निकालो। और ऊपर करना है वही लगाओ बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वेरी गुड बेटा। तो उससे तो एमपी निकलेगा ना। हाँ तो कोई बात नहीं, बाद में NIT को माइनस कर देना। मेरे टॉप पे होता है इंपोर्ट। कैलसी तो ऐसे निकाल रहे हो घमंड में जैसे 2 मिनट में आंसर निकाल दोगे। वैल्यू ऑफ क्या बोलो बेटा, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है क्या 180 प्लस 15 बेटा, माइनस क्या बोलो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 100 है ना। कह रहे कहां लिखा है, अरे है क्या, कितना है ये। 95। अब 95 से बेटा क्या माइनस करोगे NIT, नहीं समझे आप। तो 95 माइनस कितना बोलो, 10। मैं बोल सकता हूं 0 माइनस 10 बोल सकता हूं। कितना आंसर है, 105 आंसर है क्या कहीं बेटा, तुम लोग कर लोगे क्या ये, आर यू श्योर कर लोगे 100%, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे ना। रुक तो जा 2 मिनट। चलो एक लास्ट बेटा अंत वाला तो सब वाला 98 बेटा। हाँ जी, द टर्म रिवैल्यूएशन, नालायक रिवैल्यूएशन कहां अप्लाई होता है, आर यू श्योर। फ्लेक्सिबल कहां लगता है, इसका कोई रूल नहीं होता बेटा। अरे हम तू दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, बोलेंगे 100 कर लिया, नहीं समझे 99 करो सर हमें 98 बोलते हैं बेटा, पूरा 100 ऑब्वियस सी बात है, तो पूरा 1 मिनट तो करेंगे ना। आप अगर ध्यान से देखो तो बीच के बेटा वो जो आसान 10-15 क्वेश्चन है वही तो छूटा है बेटा। Any act of indifference by central bank like the RBI in influencing the exchange rate is referred to as which of the following in India? बेटा वेरी गुड। क्यों मैनेज फ्लोट, ये कह रहा है डर्टी फ्लोट, बेटा डर्टी हो तो दिमाग हो चुका है। मैनेज्ड फ्लोट बेटा RBI क्या करता है, मैनेज्ड फ्लोट का काम करता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बोलो हाँ है ना बेटा, आवाज आ रही है क्या, समझ रहे हो आप। आंसर क्या है, मैनेज फ्लोट। एंड लास्ट एज पर बेटा क्या बोलो, एज पर अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी इसका आंसर ऊपर देखो बेटा, ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, ये रटने वाला कॉन्सेप्ट है। कैम्ब्रिज वर्ड जब भी आए, डिमांड बेटा काहे के लिए होता है, मनी के लिए। ऊपर में भी आपको मैंने बताया था कि डिमांड हमेशा प्राइस पे बेटा इन्फ्लुएंस होता है, हाँ है ना बेटा। ये आपका MTP था, याद रखिएगा बेटा। इस MTP का एक बार आपको और खुद से करना होगा, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट ऐसे हैं। अब मेरी बात सुनो बेटा, जल्दीबाजी मत करो। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने क्या करना है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट आप मुझे टाइम दो। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, घर जाके ना देखो, इकोनॉमिक्स को आप लोग इग्नोर मत करिए ड्यू टू अदर सब्जेक्ट्स। मैंने आपको हमेशा बोला है कि इकोनॉमिक्स का पेपर बेटा आपको ज्यादा नंबर लाने में हेल्प करता है। अगर आप लोग ऐसे इग्नोर करोगे ना तो होगा क्या बेटा कि इकोनॉमिक्स के पेपर खुद के ही नंबर लाने में बेटा परेशान कर देगा। तो आप लोगों को क्या करना है इकोनॉमिक्स को लेकर, मेरी बात समझो बेटा। आप लोगों ने जब पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लोगे ना, पूरे सिलेबस को जब रिवाइज करोगे तो इस MTP को उठाना, और इस MTP के जितनी भी नई बातें हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चरल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है बोलो। तो आपने क्या कर दिया कि कॉपी में ना कहीं लिख देना एक्स्ट्रा MCQ एज पर MTP, आपने एक हेडिंग डाल दी। हेडिंग डाल के जितने नए नए क्वेश्चन है जो आपको याद करने से, लास्ट वाला पॉइंट की कैम्ब्रिज इक्वेशन के हिसाब से जो मनी डिपेंड करता है किस पे, तो आपको डिमांड फॉर मनी। अब ये ना याद करने वाला कॉन्सेप्ट, आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ना नोट कर लेना है।
इसलिए नोट करना है क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में बेटा ये तो आपके पास रहेगा नहीं, इसको फिर सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे एक दिन पहले तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने बैठोगे। तो एक दिन पहले आप फटाफट डायरेक्ट उस एमसीक्यू पॉइंट को रीड कर लीजिए, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन आपसे निकल रहा है वो तो बकवास है, वो तो निकल ही रहा है। काम का कौन सा है जो नहीं निकल रहा, तो जो नहीं निकल रहा वो एक जगह लिखा हुआ है, आपने उसको रिवाइज किया, फटाफट चले गए एग्जाम देने के लिए। आप लोग का बेटा रिवीजन शेड्यूल कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आज आपका एक मान लो बेटा एक आपका एग्जाम कब से 13 से, अच्छा 12 से बेटा, तो आपके पास टोटल ना 10 दिन है। Why I'm saying 10 दिन, रीजन बिंग बेटा 10 तारीख के शाम को आप लोग अकाउंट्स पढ़ना चालू कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पूरे 10 पूरे 11 अकाउंट्स पढ़ेंगे, गलत, बिल्कुल गलत। आप 9 तारीख तक आप सारे पेपर उठाएंगे, 10 तारीख को रात में, 10 तारीख को दिन में कंपनीज एक्ट उठाएंगे रिवाइज करने के लिए। रीजन बिंग उसका थ्योरी थोड़ा सा अकाउंट्स में काम आ जाएगा। तो ये तरीका होता है बेटा रिवाइज करने का। और जैसे आफ्टरनून हुआ क्लोज द बुक्स टेक अकाउंट्स। आपने बेटा 10 तारीख को आफ्टरनून से आपने अकाउंट्स रिवाइज करना चालू कर दिया। 10 पूरा अपने अकाउंट्स रिवाइज की, 11 पूरा अपने अकाउंट्स रिवाइज किया, 12 को आप चले गए एग्जाम देने के लिए, आए लॉ का रिवाइज शुरू। फिर उसके बाद बेटा एज सो ऑन, समझ गए उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ। 12 रिवाइज, 13 रिवाइज, फिर 14 है ना, 14 भी रिवाइज, हाँ 15 भी रिवाइज, क्यों, 16 को पेपर है ना। ओह माय गॉड, मजेदार। लॉ के लिए 3 दिन बाद है Yes, sir. बेटा, ये तुम्हारे लिए मैं बोलूंगा कि जीवन है। अरे बीकॉम छोड़ देना। 13 तारीख को बीकॉम का पेपर ड्रॉप है। हां बीकॉम से आ रहा है। छोड़ ना बीकॉम, बीकॉम कहां से पेपर तो देना शादरा पड़ेगा। याद है मेरे को। श्यामलाल में केशवपुरा में। अब मेरी बात सुन बेटा, रिवाइज करना। एक बात सुनो, पूछा किसी ने? बात मत करो बेटा, इधर देखो। तो आप लोग ऐसे रिवाइज करते हो बेटा पेपर को कंप्लीट करना, ठीक है जी। एक बात याद रखना कि ये जो 10 दिन का टाइम आपके पास आने वाला है ना, ये क्रूशियल टाइम है। बच्चा पूरे साल मेहनत करता है इस 4 दिन के एग्जाम को देने के लिए। तुमने 6 महीने कितने मजे किए कितने नहीं किए, ये डिपेंड करेगा सिर्फ इस 4 दिन में तुम कैसे जाके लिख रहे हो। मुझे याद है कि हमारा सीएस का एग्जाम बेटा खत्म होता है 31 दिसंबर को, शुरू होता है 21 दिसंबर से और शुरू खत्म होता है 31 दिसंबर को। हम लोग न्यू ईयर को न्यू ईयर नहीं समझते थे, और जब 31 तारीख को हम पेपर देकर आते थे ना, तो ऐसा लगता था कि मैं अपने बाल को मुंडन करवा लूं। मतलब इतना बेटा ये पंप बन चुका था, दैट इज अ प्रेशर कुकर। और एकदम मस्त हम एंजॉय करते थे 1 तारीख को कि हमारा पेपर खत्म हो गया है। तो आप लोगों के साथ सेम वो सीन है। आप सेलिब्रेट करिए 1 जनवरी, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त सेलिब्रेट करो बेटा 1 जनवरी। लेकिन कल से आप भिड़ जाओ, लेकिन कल से जो आप भिड़ो वो सीरियस होकर भिड़ो। अगर आप 10 दिन भिड़ गए तो बेटा आप लोग इंटरमीडिएट में आ जाओगे। ट्रस्ट मी, जब आप इंटरमीडिएट में आ जाओगे जीवन बेटा काफी मजेदार होगा। तुमने क्या मजे किए फाउंडेशन में, जो तुम मजे वहां पे करोगे। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि इंटरमीडिएट में कभी बच्चों से देखना बेटा, तुम लोग यहाँ पूरे दिन नहीं बैठते हो, बच्चे पूरे दिन बैठते हैं। इंटरमीडिएट के जितने भी बच्चे हैं लास्ट मेरे साथ फ्री होते हैं 6:15 बजे, लास्ट में मैं ही क्लास लेता हूँ उनकी, 6:15 बजे ऑडिट की क्लास खत्म होती है। तो इंटरमीडिएट का मजा बेटा एक अलग मजा है, लेकिन उस मजे के लिए फाउंडेशन से निकलना है आपको। फाउंडेशन में बस आपको जैसे तैसे मेहनत करके इंटर में आ जाना है। जब आप इंटर में आओगे ना, तो आप अपने जीवन की डोर अपने टीचर के हाथ में दे देते हो। फाउंडेशन में आपका डोर हमारे हाथ में नहीं है, आपका डोर आपके हाथ में है। इंटरमीडिएट में ये डोर हमारे हाथ में आएगा। तो आप लोग खूब मेहनत करो, जैसे भी करके बेटा, मैं बोलता हूं जैसे भी करके, आपको जैसे सुटेबल लगे ना, सर दिस इज आई विल टेक फ्रॉम दिस विल आई विल टेक फ्रॉम दिस, सर वो चैनल, सर यूट्यूब हमें देखने की आदत है, सर ये देखने की आदत है, सर मैराथन देखने की, फ्रॉम एनीवेयर इफ यू फील कंफर्टेबल टेक दैट क्लास, टेक योर एग्जाम, गिव योर एग्जाम, क्वालिफाई इट। इंटर में आओगे बेटा तो आपका ना खेल चालू होगा। हम बात करेंगे इसके लिए। मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली मिलूंगा, कब बोलो बेटा, जिस दिन मैराथन हुआ। मैराथन होगा लॉ का, काफी ज्यादा फ्रूटफुल ये मैराथन होने वाला है। 2 तारीख को इकोनॉमिक्स रिवीजन रखी गई। तो इकोनॉमिक्स रिवीजन में बेटा चैप्टर एक बार मुझे बताओ प्लीज, ऐसे ना मजा नहीं आएगा बेटा। माइक्रो के पोर्शन में रुको बेटा, इंट्रोडक्शन कोई बच्चा करना चाहता है? इंट्रोडक्शन ही करोगे। यूटिलिटी डिमांड करना चाहते हैं। डिमांड तो बेटा कराऊंगा, मैं कराऊंगा। ओके, एक बेटा इधर देखो। ओके, एक डिमांड हो गया, सप्लाई भी हो गया ना, सप्लाई। तो एक डिमांड हो गया, एक बालक बोल रही है प्राइस डिटर्मिनेशन, एक बालक बोल रहा है, बस खत्म बेटा। कितने घंटे का रखा गया? 1:30 से
130 से 230 अकाउंट्स की क्लास अकाउंट्स का एमटीपी है। एमटीपी है ना। अबे नालायक, तो मैराथन कब से कब रखा गया है? सर आपका ना आप मैराथन नहीं, वो तो पता नहीं है अभी हमें। रिवीजन है क्लास रिवीजन क्लास रखी हुई है। किसकी? इकोनॉमिक्स की? 130 से 230 1 घंटे की। 1 घंटे की। ये रहा दिखाई वाली। आप देखो 130 नीचे लिख 130 से 330 इकोनॉमिक्स लास्ट क्लास, ये तो हो गई आज। 1 जनवरी बेटा न्यू ईयर ऑफ है। 2 जनवरी को यानी थर्सडे 2:30 बजे से 5:30 बजे तक मॉक टेस्ट है। 1:30 बजे तो जब अच्छा 1:30 बजे से 2:30 बजे इकोनॉमिक्स रिवीजन है। कोई बात नहीं बात कर बेटा, लेना सर। सुनो 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 सुनो, हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये 1:30 बजे तक हमें इकोनॉमिक्स रिवीजन का टाइम दिया गया है ना, तो हम डिमांड को निपटा देंगे इसमें। ठीक है बेटा, 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक हम 1 घंटे में मैं डिमांड पूरा रिवीजन करा दूंगा। फिर 4 जनवरी 2 PM से 4 PM इकोनॉमिक्स है। सुन सुन बेटा, मैम ने क्या किया ना कि टुकड़ों में रिवीजन की क्लास दी है, तो कोई बात नहीं। जब हम आएंगे ना जब हम आए 4 तारीख पे एमटीपी है। एमटीपी में टेस्ट है वो। हां 2 से 4 इकोनॉमिक्स का एमटीपी है। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट। यानी इकोनॉमिक्स के लिए केवल 1 घंटे का टाइम दिया गया। घंटे का टाइम तो आप 12:30 से कर लो और आपको हाँ, 12:30 से 2:30। अरे रूम भी तो अवेलेबल होनी चाहिए। रूम अवेलेबल प्लस हो सकता है मेरा नया वाला बैच लगा दिया हो। हाँ। पूछ लो सर आप। बुला लो बेटा फिर तो हो ही नहीं पाएगा, एक चैप्टर कितना भी भगाऊंगा 1 घंटा तो चाहिए भाई। मैम को बुला लेते ना। और 6 जनवरी वाला टाइम चेंज होगा, जिसमें 9 से 2 तक फुल कॉन्ट्रैक्ट और अपना केस स्टडी दिया गया है। ठीक है, चलो मैं अभी बात कर लेता हूँ। अरे वेट वेट, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। नए ईयर में आप लोगों को नई खुशियां मिले, आप जल्दी से एग्जाम पास करिए। बहुत सारी विशेष।